नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में आपका स्वागत है। ये नया इसलिए भी है क्योंकि हम कुछ नई बातें करने जा रहे हैं। किताबों पर हमने पहले भी बात की है। देश में लगातार किताबें छपती हैं, अलग अलग भाषाओं में छपती हैं और अलग अलग विषयों पर छपती हैं। इतिहास चूंकि इस समय राजनीति का बड़ा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, तो इतिहास पर तो किताबें लगातार आ रही। तो मुझे लगा कि इतिहास और कुछ अन्य विषयों पर जो महत्वपूर्ण किताबें आ रही हैं, उन पर बात की जाए और उन पर जब बात की जाए तो उनके लेखक को भी साथ रखा जाए ताकि ये देखा जा सके कि लेखक उन किताबों को लेकर क्यों आए हैं, क्या है उस किताब में, कितनी पठनीयता है उसकी और वो किताब क्यों पढ़ना जरूरी है। तो किताबों के साथ, लेखकों के साथ बातचीत की इस पहली कड़ी में हमने आमंत्रित किया था पीयूष बबेले को। पीयूष बबेले से आप सब लोग परिचित हैं, जो हिंदी में किताबें पढ़ते हैं और खासतौर पर साहित्येतर किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं। वो अब ये नहीं कह सकते कि हम पीयूष बबेले को नहीं जानते। कारण उनकी पहली किताब नेहरू मिथक और सत्य, जो जबरदस्त पढ़ी गई। अपने आप वो अपने तरीके की पहली किताब थी जिसमें नेहरू को लेके तमाम सारे जो मिथक हैं, और आप जानते हैं नेहरू एक ऐसे नेता हैं जिनके जन्म से लेकर मृत्यु तक मिथक ही मिथक क्रिएट किए गए हैं। तो उन सारे मिथकों को बड़े कायदे से, ऐतिहासिक स्रोतों के सहारे, बाकायदा किताबों का रेफरेंस देकर पीयूष भाई ने उसको एक एक करके बर्स्ट किया था और ये चीज पाठकों को बहुत पसंद आई। यही कारण है कि 10 तो मुझे याद है कि 10 उसके एडिशन आ चुके हैं। अगले एडिशन आए हो तो मुझे पता नहीं है, पीयूष भाई बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो एक हिंदी किताब का 10 एडिशन आ जाना, उसका पढ़ा जाना, सोशल मीडिया पे लगातार उसको कोट किया जाना, ये लेखक की सफलता ही नहीं बताता है, ये बताता है हमारे समय में सच की सफलता। कि अगर आप सामान्य भाषा में भी, अगर आप एकेडमिशियन नहीं हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं और फिर भी आप सामान्य भाषा में एक इतिहास लेखक के रूप में आम पाठकों के लिए व्हाट्सएप के बरक सच परोसेंगे तो लोग पढ़ेंगे। इस बीच में कई बार पीयूष भाई से मुलाकातें हुई तो सलाह देने की मेरी आदत है, मैं सलाह देता रहा कि अगली किताब आनी चाहिए, अगली किताब आनी चाहिए। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट होता है लेखकों का कि जब किताब पूरी हो जाए, जब तक पूरी ना हो उसके बारे में बात ना करें। यहाँ जो दो लेखक आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट स्कूल्स के हैं। मैं किताब का प्लान बनाते ही बात करना शुरू कर देता हूँ और पीयूष भाई ने किताब पूरी करने के बाद हम लोग को सूचना दी कि गांधी पर एक बेहद खूबसूरत किताब, गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता, जो एक फेलोशिप के तहत उनका रिसर्च है, वो छपकर आ चुकी है। किताब कुछ दिन पहले मुझे मिली और मिलते ही मैं पूरी की पूरी पढ़ गया और पीयूष भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस तरह का एक शो हम शुरू करना चाह रहे हैं। पीयूष भाई बिल्कुल राजी हुए और आज हमारे साथ वो हैं। नमस्कार पीयूष भाई, बहुत स्वागत है टीसीएच में। नमस्कार। जी जी। तो गांधी के बाद नेहरू, नॉर्मली होता क्या है कि नेहरू के बाद गांधी, नॉर्मली होता क्या है कि नेहरू जी का नंबर गांधी के बाद आता है। तो नेहरू पे इतनी सफल किताब लिखने के बाद फिर आपको गांधी पे किताब लिखने की क्या सूझी? शायद ये भी हो सकता है कि नेहरू जी के बारे में जब एक, मैं तो क्या, आप सब लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया उसे। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी उस समय रहे, मतलब मैं एक वो नेहरू की किताब ऐसे समय पे आई, उसके बाद आपकी वो उसने गांधी को क्यों मारा, मतलब 4-5 किताबें ऐसी आई जो मिथ बस्टर थी और जबरदस्त लोगों को उसकी डिमांड हुई। तो एक ऐसा भी मुझे महसूस हुआ कि नेहरू को लेकर तो ज्यादातर मिथ, कम से कम जो लोग समझना चाहते थे उन्हें सच्चाई पता चल गई। तो जो हिंदुत्ववादी एजेंडा था वो गांधी की तरफ खिसका कि गांधी को एक तो दो तरह से किया उनने। एक तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम समर्थक थे, एक प्रोपेगेंडा का पार्ट ये। दूसरा पार्ट उन्होंने ये पकड़ा कि गांधी जो रामराज्य कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म कह रहे हैं, वो हमारे हिंदुत्व के करीब। तो गांधी को वो सेंट्रिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे अपनी विचारधारा से। तो हमें लगा कि अब इस पे भी चर्चा हो जानी चाहिए। और 19 के चुनाव के बाद से जरा गांधी विरोधियों के हौसले भी बढ़े हैं। तो खुल के ट्विटर पे ट्रेंड चलाना 2 अक्टूबर 30 जनवरी को, और कई नेताओं का बोल देना, शाहीन बाग में उसी दिन एक लड़के का तमंचा लेके पहुंचना जिस दिन 30 जनवरी होती है, महात्मा गांधी का शहीद दिवस होता है। तुरंत उस बच्चे का बारे में उसका आधार कार्ड आ जाना कि नहीं साहब ये तो मासूम है। तो इस तरह की चीजों को प्रायोजित करना, उनको संरक्षित करना, एक विधिवत षड्यंत्र पूर्वक गांधी को डिमीन करना, ये चीजें आई। तो हमें लगा कि नहीं, अब ये दुस्साहस कर लिया जाए। नहीं, ये दुस्साहस बहुत जरूरी था और मैं एक पाठक के तौर पे कहूंगा कि बहुत शानदार काम हुआ है। अगर मुझे इस किताब पर लिखना हो तो मैं लिखूंगा ये गांधी की एक तरह से वैचारिक जीवनी है। जीवनी में तो क्या होता है कि हम पर्सनल चीजें बहुत सारी लेते हैं,
ये एक ऐसी किताब है कि जो गांधी के पॉलिटिकल जीवन के आरंभ से, यानी दक्षिण अफ्रीका से लेकर और उनकी मृत्यु तक, मृत्यु नहीं उनकी हत्या तक, जो पूरा उनकी एक वैचारिक यात्रा है, सांप्रदायिकता को केंद्र में रखकर जो उनकी पूरी वैचारिक यात्रा है, और सिर्फ उनका ही नहीं, बीच में डॉक्टर अंबेडकर और पाकिस्तान को लेकर एक लंबा चैप्टर है, बाकी सारी चीजें हैं। तो ये एक पूरी तरह से सांप्रदायिकता को केंद्र में रख के गांधी, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे आजादी के आंदोलन की एक पूरी जीवनी है। इसमें एक मजेदार चीज मुझे पीयूष भाई लगी कि आपने जो स्रोत के रूप में लिया है, वो स्रोत के रूप में अक्सर ओरिजिनल चीजें नहीं है। जैसे गांधी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो ज्यादातर आपने CWMG लिया है, जिसको हम लोग कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी कहते हैं। यहाँ दर्शकों को यह भी बता दूं कि गांधी का लिखा एक एक शब्द खंड 1 से खंड 98 तक इंटरनेट पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। मैं सब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो गांधी ने कब क्या कहा अगर आपको देखना, और वो एक बड़ा अलग तरह का कंप्लीट वर्क्स है, जिसमें एक तरह से रोजनामचा है, उनकी रोज की डायरी है, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कब किसको क्या खत लिखा, कब किसको क्या कमेंट लिखा। तो आपने मूल स्रोत ही लिए हैं ज्यादातर, जबकि गांधी के बहुत सारे समकालीनों ने बाद में भी गांधी पे बहुत रिसर्च हुआ है, और आमतौर पर इस तरह की किताबों में उन सारे रिसर्चेज का भी यूज किया जाता है। कोई खास कारण? तो सूरदास जी ने लिखा है ना कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो जब स्वयं गांधी का लिखा कहा उपलब्ध है, और दूसरा ये भी था कि ये सवाल जवाब का मामला है कि गांधी के ऊपर इल्जाम लगा, तो अगर गांधी खुद बैरिस्टर भी थे और उन्होंने ही उस जमाने में कोई जवाब दिया है, तो वही जवाब जनता पढ़े, क्यों वो किसी बिल्कुल नेहरू का, किसी लोहिया का, या किसी अन्य विद्वान का, या किसी फिलोसफर का, प्रोफेसर का पढ़े। तो आदमी फिर कहेगा ये तो इन्होंने कहा, नेहरू, गांधी जी ने तो ये कहा था। तो वो संशय की सारी गुंजाइश है, जहां तक संभव हो सके उनको निर्मूल करने के उद्देश्य से मैंने सीधा गांधी जी का उठाया, या फिर उस समय जो एक्टिव पार्ट थे, चाहे डॉक्टर जो किरदार थे, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे सावरकर हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मोहम्मद अली जिन्ना हों, या जो भी अन्य है, सरकारी खतो किताबत हो, तो आप उस समय का देख लीजिए, उस समय गांधी का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसके दिन अगले दिन का अखबार देख लीजिए। तो कोशिश ये है कि मन में संशय जब मिटाना है तो संशय कोई परत ना बचे, इसलिए हॉर्सेस माउथ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो मैंने कोशिश की है। बिल्कुल, और इसका फायदा यह है कि किसी के पास ये कहने के लिए नहीं है कि ये आपको कहां से मिल गया। जी सारा जी कुछ है, बिल्कुल। ठीक है। आपको अगर मुझ पे शक है तो जाइए CWMG खोलिए, ऑनलाइन फ्री में उपलब्ध है, पढ़ लीजिए। और सही पाठक वो होता है जो लेखक के ऊपर शक करता है और जाके ओरिजिनल पढ़ता है, जिससे उसका खुद का ज्ञान भी बढ़ता है। पीयूष भाई, जी भारत में सांप्रदायिकता का अगर हम देखें तो 1920-22 में जब वो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, उसके पहले का समय भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत समय था। मैं पंजाब पे कुछ काम कर रहा था, तो पंजाब में जी जिस तरह से डॉक्टर सत्यपाल और किचलू साहब के नेतृत्व जी में कांग्रेस वहां पे एक्टिव थी, भगत सिंह जैसे लोग खुद असहयोग के साथ थे, और लगभग पूरा देश, बंगाल में क्रांतिकारियों के साथ गांधी जी की बाकायदा मीटिंग हुई थी, और कई सारे क्रांतिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाकियों ने कहा था हम असहयोग को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद खिलाफत का आंदोलन आता है, तो उस और समय सुभाष चंद्र अचानक बोस और सुभाष चंद्र बोस उस मीटिंग को मॉडरेट कर रहे थे, ये भी साथ में सुभाष डाल चंद्र दिया बोस जाए। मॉडरेट कर रहे थे, CR दास के घर पे मीटिंग जी हुई थी। जी असल में जी उस जी। मीटिंग के बारे में सुभाष बाबू ने अकेले लिखा और कहीं लिखा नहीं है। इंडियन स्ट्रगल जो उनकी किताब हाँ है उसमें उन्होंने लिखा जी हुआ है। तो जी एक जी, मैं ऐसा इसलिए वो माहौल कहा था कि पाठक सुन लें ये बात भी, तो अच्छा जी, रहे। 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद एक ऐसा माहौल वो बना था कि पूरा देश गांधी जी के पीछे खड़ा था, और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की एक अद्भुत लहर थी, और जिना भी उसके पार्ट थे। क्या हुआ उसके बाद कि एकदम से देश में सांप्रदायिकता बढ़नी शुरू हुई, और 1947 आते आते ये हाल हो गया। इसमें ये शायद जीवन, गांधी जी के सत्य जीवन की बड़ी गुत्थी, इसे अगर उनके शब्दों में ही अपन चलें तो असहयोग होता है, खिलाफत होता है, दोनों में एकता होती है, हिंदुस्तान में नारे लगते हैं हिंदू मुसलमान की जय। और एक वाकया मुझे याद है कि जब ये चल रहे हैं और ऐसा आता था कि कहीं उनने वो बोला, भारत माता की जय का नारा लगता था, और उसके काउंटर में अल्लाह अकबर का नारा लगता था। तो गांधी जी ने और मौलाना शौकत अली ने ये ऑब्जर्व किया कि हम ये मीटिंगें तो एकता के लिए बुला रहे हैं, लेकिन ये नारे एक दूसरे के काउंटर में तो कहीं नहीं आ रहे हैं और गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो फिर वो मिलजुल के उसमें कहा कि नारा क्या होना चाहिए,
तो नारा कहा गया कि हिंदू मुसलमान की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, अल्लाह अकबर, सब साथ में हुआ, लेकिन हिंदू मुसलमान की जय का नारा बनाया कि वो एकता हो। और वो एकता पनपी। गांधी जी ने उस एकता को बहुत सिफत से इस रूप में जोड़ा, वो हिंदुओं से ये कहते थे कि आज मुसलमानों के सामने उनके धर्म का संकट है, खिलाफत उनके धार्मिक अस्तित्व का सवाल है, तो तुम दाएं बाएं मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारे पड़ोसी पे कष्ट आया है, तो अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो तुम उसका दिल जीतोगे। और इस तरह से उन्होंने मुसलमानों को असहयोग से जोड़ा, बिल्कुल मैं इसे डिप्लोमेटिकली भी कह सकता हूं, रणनीतिक रूप से भी कह सकता हूं, और आत्मा से तो वो जोड़ ही रहे थे। लेकिन जब ये एकता बढ़ने लगी और एकता इस आलम तक बढ़ी कि कहीं कहीं तो हिंदू मुसलमानों ने मिलकर पारसियों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस, खासकर बंबई में उनकी पिटाई कर दी, असहयोग के समय का अगर आप याद करें तो। ये एकता बढ़ रही है और उसमें गांधी जी ने दो तीन चीजें पकड़ी कि लड़ाई कहां है। तो लड़ाई वो ये पाते हैं कि एक तो वो ईद पे होती है साहब की, बकरीद पे वो गाय कटेगी, तो इस पे अब उस पर गांधी जी के भाषण आप सुनिए कि वो साफ साफ मुसलमानों से कहते हैं कि ऐसा कहीं आपके धर्म में नहीं लिखा है कि ईद पे गाय की कुर्बानी देना जरूरी है। तो जब जरूरी नहीं है तो आप हिंदुओं को की भावनाओं को समझते हुए गाय को मत काटिए। और वो हिंदुओं से ये कहते हैं कि सारा तुम जो मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हो कि ये गाय काट रहे हैं, तुम खुद भी तो गाय के साथ कैसा शोषण करते हो, उसका जो बैल होता है उसको तुम कैसे पैना कुचलते हो, बूढ़ी गायों की क्या दशा करते हो, कटने के लिए गायें तुम खुद बेचते हो। और यहां तक गांधी जी जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम्हें गाय की रक्षा करनी है तो तुम उसकी रक्षा के लिए मुसलमान को समझाओ कि तुम गाय मत काटो, लेकिन तुम गाय को बचाने के लिए मुसलमान की हत्या मत करो। अगर तुम सच्चे गौ भक्त हो तो उसको बचाते हुए खुद शहीद हो जाओ। और ये सब बातें कहने के बाद गांधी कहते हैं कि असल बात भावना की है। अगर मुसलमान समझ जाएगा कि तुम उसके दोस्त हो तो वो तुम्हारी भावना के लिए स्वयं गाय नहीं काटेगा। ऐसे ही वो मुसलमानों से कहते हैं कि दूसरा झगड़ा जो हिंदू मुसलमान का है कि हिंदुओं का किसी कार्यक्रम का प्रोसेशन जलूस निकलता है, वो किसी मस्जिद के सामने से जाता है, उसमें ढोल नगाड़े बजते हैं और उस ढोल नगाड़े से मस्जिद में खल्ला होता है और हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है। वहां गांधी फिर कहते हैं कि ऐसे रेफरेंसेस आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि खुद स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब जब अपनी प्रार्थना करते थे और युद्ध हुआ हो करते थे, भाले सनसना रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, लेकिन वो अपनी प्रार्थना कर लेते थे। तो अगर ऐसी विषम परिस्थितियों में उनकी प्रार्थना डिस्टर्ब नहीं हुई तो आपके ये बाजी से क्यों होती है। और ये आज के लोगों को जान के ताज्जुब लगेगा कि गांधी ये कहते हैं कि अगर मुसलमान तलवार के जोर से बाजी बजवाना बंद करना चाहते हैं तो बाजी बिल्कुल बंद नहीं करने चाहिए, चाहे एक हिंदू वहां मर जाए। तो लेकिन सद्भावना इसी में है कि आप थोड़ा बाजा धीमा कर लें, आप थोड़ा बाजी को इसी का बर्दाश्त कर एक लें। पैरेलल देखें जी पीयूष भाई, तो सावरकर जब जी रत्नागिरी में होते हैं, जब पॉलिटिकल जी कार्यवाहियों पर प्रतिबंध लगा था अभी भी, लेकिन घर में रह रहे थे, तो उस समय जी जो जो कार्यवाहियां करते हैं उसमें एक कार्यवाही ये है कि मस्जिद के सामने से ढोल बजाते हुए निकलने की एक पूरी प्रक्रिया करते हैं ताकि वहां पर जो हो वो आप सब लोग समझ सकते हैं। तो ये गांधी और जी सावरकर के बीच में डिफरेंस था, अगर लोग समझना जी चाहें जी तो। जी लेकिन खिलाफत आंदोलन को लेकर बाद में बहुत बात वो नहीं करते हैं। और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ जो मोपला में चल रहा था, मोपला में खिलाफत आंदोलन बहुत शानदार चल रहा था, इतना शानदार चल रहा था कि अंग्रेज बिल्कुल परेशान थे। केरला के मोपला में, जिसको आपने बताया कि वो उसका सही नाम मोपिला लेते हैं बार बार, जी वहां क्या हुआ ऐसा कि जिसके बाद आज तक व्हाट्सएप चलते हैं, नंबर वन। और दूसरा ये कि उसके बाद मोपिलाओं ने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। उसमें बिल्कुल वही हुआ जो एक तानाशाह दो विभाजित कौमों के बीच में कर सकता है। जो मैं गांधी जी को कोट कर रहा हूं कि उनके हिसाब से तो असहयोग की बहुत आंच खिलाफत की वहां नहीं पहुंची थी मोपलाओं के बीच में, ऐसा उन्होंने कहा है। और रिसर्च हो सकती है, कुछ तथ्यात्मक दाएं भी हो सकता है। और वो लड़ाई इस बात से शुरू होती है, उसमें जो मेन ट्रिगर पॉइंट आता है कि किसी मस्जिद में बहुत सारे मुसलमान बैठे हुए थे और उनका विद्रोह कुचलने के लिए कुछ मामला था, तो प्रशासन ने उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। तो लगभग छोटा मोटा, छोटा साइज में जो जलियांवाला बाग में जैसे गोलियां चली थी भीड़ के ऊपर, वैसे एक मस्जिद में गोलियां चला दी गई थी और बहुत से लोग मरे थे। वो मुसलमान थे और उनका गुस्सा प्रशासन के प्रति हुआ। अब प्रशासन में जो सब बहुत खुला रहस्य है कि सिर्फ अंग्रेज तो होते नहीं थे, क्योंकि आप जलियांवाला बाग में भी देखो तो गोली अंग्रेजों ने नहीं चलाई थी, गोरखाओं ने हिंदुस्तानी सेना ने चलाई थी। चलाई थी, बिल्कुल। जी। और जमींदार वगैरह भी वहां के हिंदू थे।
तो शुरू में तो वो सिर्फ प्रशासन के खिलाफ रहा, और उसमें जो एक उनके नेता थे, बड़े कोई मुस्लिम नेता, उन्होंने हिंदुओं को उससे अलग रखा कि नहीं, हिंदुओं को नहीं मानना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना, शुरुआत में। लेकिन बाद में जो जमींदार हिंदू थे वो प्रशासन के साथ मिल गए, तो फिर वो पूरा आंदोलन एंटी हिंदू हो गया, और बड़े पैमाने पे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, घर जलाए गए, बलात्कार हुए, धर्म परिवर्तन हुए, ये सब हुआ। अब प्रोपेगेंडा यहां से शुरू होता है कि गांधी ने इसका विरोध नहीं किया। अब उस किताब में मैंने कम से कम 10-12 भाषण मैंने कोट किए हैं, अन्य बिल्कुल। प्रसंग कोट किए हैं, कि आखिरी सांस तक गांधी ने ये कहा है कि किसी भी परिस्थिति में धर्मांतरण को तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसको कोई भी मुसलमान कितने जुल्म हुआ हो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में महिलाओं पर, बेटियों पर जो अत्याचार किया गया है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, और वो अपनी तई उसमें लगे हैं। फिर वो आगे उसको गांधी एनालिसिस करके बताते हैं कि प्रशासन ने क्या किया। प्रशासन ने हिंदुओं की रक्षा नहीं की, मुसलमानों की काउंटर में हत्या की, तो जिससे और बैर बढ़े। और उसमें गांधी कोट लिखते हैं कि जो शांति स्थापित करे वो सरकार, लेकिन यहां सरकार शांति स्थापित नहीं करना चाह रही है, बदला लेना चाह रही है। क्या जो मोपलाओं के साथ अंग्रेज सरकार ने किया, अगर किसी अंग्रेज ने ऐसी बगावत किसी कम्युनिटी ने की होती तो क्या सेम करते? और उसके बाद जो स्थिति होती है कि बड़े पैमाने पर जो मोपला मारे गए, उसमें कई हजार मोपलाओं के मरने का जिक्र है, सरकारी उसमें मारे गए, उनके घर गिरा दिए गए, उनकी महिलाएं, विधवा, 4,000 बच्चे से अनाथ ज्यादा, हो गए। 4,000 से ज्यादा मोपला मारे गए। जी, तो वो सब अनाथ हो गए। तब गांधी जी उनके पक्ष में आते हैं कि जिन्होंने मारा वो गलत था, लेकिन आज ये भूखों मर रही हैं महिलाएं, ये बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनके लिए भी चंदा इकट्ठा करो। तो आप गौर से देखेंगे कि उस पूरे प्रकरण में, अपने जैसे पूरे जीवन में भी और उस प्रकरण में भी, गांधी पीड़ित मानवता के साथ खड़े हुए हैं। जब इनके साथ हो रहा है हिंदुओं के साथ तो हिंदुओं के साथ, और जब मुसलमानों के साथ हो रहा है तो मुसलमानों के साथ। दूसरी बात इसमें और गौर कर ले कि गांधी के पास टाइम कहां था। 22 में तो मार्च में गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं, 24 में वो छूट के आते हैं। तो जिस समय ये सब कांड हो रहा है तब गांधी जेल के अंदर है। तो जेल जाने से पहले वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, फिर जेल से आने के बाद उन्होंने उस पर जो कहना था वो कहा, लेकिन एक्शन करने का टाइम गांधी के पास था ही नहीं। ये आज के व्हाट्सएप मैसेज में गायब कर दिया जाता है कि जब गांधी जेल में है तो वो किसी की मदद कैसे करेगा। जी अशोक यहाँ पीयूष भाई बोलते जा रहे थे, लेकिन मैं एक पंक्ति पर अटक गया, जो जी शांति स्थापित करे वो सरकार। जी अब आज के टाइम में आप समझ सकते हैं कि सरकारें गांधी को क्यों पसंद करेंगी। आज जो हमारे पास सरकार है वो गांधी को क्यों पसंद करेंगी। शांति नहीं, तो उसमें स्थापित मैं करना जिसका उद्देश्य होगा वो गांधी को पसंद करेगा, और आगे जी भाई कंटिन्यू करेंगे कि नफरत स्थापित करना जिसका उद्देश्य होगा वो सावरकर को पसंद करेगा। बताएंगे क्यों, मोपला के ही संदर्भ में। मोपला में मैंने उसमें रेफरेंस लिया है, मोपला पे किताब है उनकी, सावरकर साहब का उपन्यास है, रखा है मेरे पास, कोट किया है। उसकी भाषा अगर आप देखें तो जो लुगदी उपन्यास मोटे जो आते थे, जिन्हें हमें बचपन में पढ़ने से हमारे माता पिता रोकते थे, जिसमें हिंसा, घृणा, रक्तपात, खून खराबे के भीषण दृश्य, सेक्स, ये सब जो होता था, उस तरह की भाषा मुझे कल्पना नहीं थी कि अन्य तरह से मैं सावरकर के बारे में सोचता था, लेकिन ये मेरी कल्पना नहीं थी कि वो ऐसे उपन्यास भी लिखते थे कि जिसमें एक हत्यारे का नाम हसन रखेंगे, दूसरे का हुसैन रखेंगे, फिर बलात्कार का दृश्य का बीभत्स वर्णन करेंगे। वो गजब उन्होंने काम किया। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि और मैं एक बात संवेदना इसमें यहां जोड़ दूं तक कैसे पीयूष भाई, चली गई। कि वो उपन्यास जी जब लिखा गया तो उस समय जी सावरकर के ऊपर राजनीतिक प्रतिबंध लगा हुआ था। 1937 में जाकर प्रतिबंध हटता है। ये उपन्यास मेरे ख्याल से 24 या 25 में लिखा गया है। ये आप सोचिए और कि मैं अशोक भाई, जी 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 हाँ बोलिए। आप सोचिए मैं ये कि कह जिस रहा समय हूं। उनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिस समय वो राजनीतिक कार्यवाही नहीं कर सकते थे, 1857 पे लिखी उनकी किताब पे बैन लगा हुआ था, उस समय इस तरह का उपन्यास बाजार में आने दिया गया। सरकार थी अंग्रेजों की। ये बहुत कुछ कहती है ये बात। बिल्कुल, उनकी तमाम चीजें मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ जाता हूं। उनकी आत्मकथा ही है, तो उस काला पानी वाली जो है, तो उसमें वो कहीं नहीं लिखते इतनी मोटी किताब में कि मुझे अंग्रेजों से संघर्ष करना है। वो उसमें पूरा ये लिख रहे हैं कि दरोगा जो जेलर है ये मुसलमान है, इसको कैसे निपटाना है, कैसे झगड़ा करना है। और वो तो यहां तक चले जाते हैं कि कुछ नहीं होता है तो मैं फैमिली सहित यहीं सेटल हो जाऊंगा, अंडमान में यही खेती बाड़ी करूंगा और इसे छोटा सा हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो मैंने कम से कम उनके लिखे हुए में मैं अंग्रेजों का विरोध कहीं नहीं पढ़ पा रहा हूं। अब कहां भावनाओं में, कहां और वो भावनाएं ट्रांसमिट होके
आज की हिंदुत्ववादियों के पास आ गई हो तो ईश्वर जाने, लेकिन उनके गांधी पे लिखे बात हुए में करें, मुझे। सावरकर पे बहुत डिटेल जाने की जी जरूरत नहीं है, जी मैंने तो काम किया जी है तो जी बहुत सारे जी किस्से, जैसे सिक्स इपोज जी जो वो लिखते हैं उसमें अंग्रेजों के समय का जो इपोज है उसमें भी उनके दुश्मन मुसलमान है, अंग्रेज नहीं है, खैर उस पर बात जी करेंगे। जी डॉक्टर जी अंबेडकर को लेके आपने एक बहुत लंबा चैप्टर लिखा है। मुझे लगता है इस जी किताब के जो सबसे लंबे चैप्टर्स हैं उसमें से एक चैप्टर डॉक्टर अंबेडकर और पाकिस्तान को लेके है। वो किताब जी अलग से भी आती है और व्हाट्सएप उस किताब से भी बहुत कोट करके चलते हैं, पाकिस्तान वाली जो जी किताब है उनकी, पाकिस्तान या जी भारत का विभाजन, जिसमें आपने बताया है कि 1940 में ही वो ये देख पा रहे थे कि पाकिस्तान का बनना लगभग अवश्यंभावी हो गया है। और जी ये बात जब आप कहते हैं तो उसी के साथ ये कहना ही पड़ेगा जो आप कहेंगे, बताएंगे हम लोगों को, कि सावरकर वो और जिन्ना के बीच में वो कितना भेद देख रहे थे, दोनों का क्या रोल देख रहे थे और भारत के लिए क्या भविष्य देख रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही, मैं मतलब, एक तो उनको इसलिए लेना पड़ा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो संविधान निर्माता हैं या एक आज बहुत बड़े राजनीति को प्रभावित करने वाले फिगर हैं, इसलिए भी हैं कि वो ना तो कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, ना मुस्लिम लीग के मेंबर थे, और ना हिंदू महासभा के मेंबर थे। वो इन तीनों से अलग थे और ये भी घोषित है कि इन तीनों के प्रति वो क्रिटिकल थे। गांधी जी जी की भी उन्होंने आलोचना खूब की है। जी तो मुझे लगा कि इनको लें तो जरा ठीक लगेगा। तो उसमें उन्होंने एक बात तो पहले ये कही कि गांधी जी 1919 से लगे हुए हैं और ये 40 आ गया है। 20 साल में उनने हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत सी कोशिशें कर ली हैं, और वो तो यहां तक लिखते हैं कि जो भी संभव हुआ दे सकते हैं मुसलमानों को, वो भी उन्होंने कहा है। तो वो कोशिशें नाकाम हो गई हों, उनके परिणाम नहीं आए। फिर वो सावरकर और जिन्ना पे आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि सावरकर ये कह रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो भारत के दो टुकड़े नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उसी के अंदर मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रहे। तो जब आपने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है तो अपने आप उसमें एक मुस्लिम राष्ट्र शामिल है, क्योंकि मुस्लिम क्या है, ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। और वो कहते हैं, जिन्ना ये कह रहे हैं कि हमें एक मुस्लिम राष्ट्र दे दो जो अलग बने और एक हिंदू राष्ट्र अलग बने। तो डॉक्टर अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। एक जो हिंदू के नाम पे काम कर रहा है, दूसरा उसी काम को मुसलमान के नाम पे कर रहा है, ये वो कहते हैं। फिर वो पूरे 37 के 38 के जो भाषण हैं हिंदू महासभा के मंचों से विनायक दामोदर सावरकर के, उनको कोट करते हैं। तो वो बहुत समझ में आता है कि वो, और उनका इशारा इस तरफ है कि अगर ये मांग नहीं छोड़ी जाएगी तो मुसलमानों को मनाना और कठिन हो जाएगा। इस तरफ वो जाते हैं। और जो आखिरी में निष्कर्ष, वो बहुत बचे हैं अपनी कोई टिप्पणी देने से डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन आखिरी में वो स्वीकार करते हैं कि मैंने इतनी बड़ी किताब लिख दी, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, तो कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो उसके निष्कर्ष में वो कहते हैं कि अगर मुसलमान चाहेंगे तो पाकिस्तान देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं। ये 1940 में उन्होंने कही इस बात को, और वो लेकिन इस किताब बार के बार अगर। आधार पर अक्सर आरएसएस के लोग खास तौर पे ये आरोप लगाते हैं जी, कि जिन्ना अरे अंबेडकर साहब जो थे वो पाकिस्तान के पक्ष में थे या इस तरह की बातें करते हैं, इसको आप कैसे देखेंगे। देखिए, आरोप तो आरएसएस वाले किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर की पूजा कर सकते हैं, उन पे इल्जाम भी लगा सकते हैं, ये उनकी कला है। लेकिन पक्ष में वो कैसे, क्या उन्होंने कहीं वोट डाला इसके बारे में? वो एक बड़े बैरिस्टर के रूप में, एक समय को देखने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया कि इस तरफ जा रही है। जैसे कोई मौसम विज्ञानी हो और वो बताए कि 7 दिन बाद बरसात हो सकती है, उसका मैं पूर्वानुमान जता रहा हूं, तो वो ना तो बादल उसको लाया उसको बरसात ना। के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो शूट द मैसेंजर वाली बात होगी। अगर वो, और वो हुआ जो उन्होंने कहा है। बिल्कुल। और अगर ये आरएसएस आज उन्हें दोषी बता रहा है, जो बातें वो 40 में लिख रहे हैं कि इन चीजों को अगर रोक लिया जाए तो हिंदुस्तान नहीं बटेगा, तो क्या वो विनायक दामोदर सावरकर ने या गुरु गोलवलकर ने डॉक्टर अंबेडकर की वो बातें मानी जिनसे विभाजन रोका जा सकता? बिल्कुल ठीक बात है। तो एक और जी बात, डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि इस मामले पर सावरकर और जिन्ना में मैं कोई खास फर्क नहीं देख पाता। जी तो जो इतनी क्लियर बात, और हिंदू राष्ट्र को लेकर भी उन्होंने बात की है, बहुत कायदे से बात की है और साफ साफ लिखा है कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो दलितों के लिए वो एक तरह का दुर्भाग्य होगा। एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे नहीं याद हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें लिख रहे होते हैं जिसको निकालकर कोई भी तमाशा किया जा सके। और इस काम में मुझे जो लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
मतलब पीयूष बबेले, अशोक कुमार पांडे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सामने कुछ नहीं है। एक तो ईमान की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, दूसरी उस कला की बात होती है कि 10 सेकंड में से आप 2 लाइन निकाल लें। आपने जी आरएसएस के कार्यक्रम में गांधी का दिया हुआ भाषण भी कोट किया है, जी और जी। उसके साथ भी खेल होता है कि उस भाषण से भी 1-2 लाइनें निकाल के कहा जाता है कि उन्होंने तारीफ की थी। तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को थोड़ा-सा बताइए कि कितनी तारीफ की थी, क्यों तारीफ की थी और उसमें क्या-क्या जोड़ा था? गांधी जी, वो तो एक भाषण अकेला मैंने कोट किया, उनका कई जगह एनकाउंटर होता है आरएसएस से। और बिल्कुल। वो एक जो सहज सज्जन पुरुष होता है, संत पुरुष होता है, तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो पहले तो आपको प्रणाम ही करूंगा, आपसे भली बातें कहूंगा। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं सत्य पे चलने वाला हूं, तो मैं आपकी बात पे तब तक यकीन करूंगा जब तक कि आप उससे बेईमान साबित नहीं हो जाते। ये न्याय का बिल्कुल। बुनियादी सिद्धांत है कि तब तक कोई वो नहीं हो जाता है, गुनाहगार नहीं हो दोषी। जाता जब तक गुनाह जी। साबित ना हो जाए। लेकिन गांधी वहां इशारे में कह रहे हैं कि आप जो ये सेवा करने की बात कह रहे हैं, ऐसी तो नाजी और फासिस्टों ने भी सेवा की थी। हम्म। लेकिन अगर आपकी सेवा वैसी ही है तो ये आप देश के लिए बहुत खतरनाक होगा और आपको भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये गांधी जी को वहां कहना पड़ता है। उसके पहले आप ये समझिए, जहां हरिजन कॉलोनी में जहां गांधी जी रहते थे दिल्ली में, उसके सामने ही शाखा लगती थी। बिल्कुल। और जो पूरा प्रसंग में डेट्स थोड़ा यहाँ वहां होंगी, लेकिन गांधी की सभाओं में पहले एक दिन एक लड़का खड़ा होकर विरोध करता है, फिर अगले दिन 3 लड़के विरोध करते हैं, फिर 30 लड़के विरोध करते हैं। जिस दिन 30 विरोध करते हैं तब गांधी जी प्रार्थना सभा के अंत में कहते हैं कि मैंने सुना है कि इस विरोध के पीछे एक बड़े संघ का हाथ है। वो आरएसएस का नाम नहीं ले रहे, ये उनकी देखिए, आप महानता देखिए। लेकिन वो आरएसएस क्यों है? क्योंकि अगले दिन आरएसएस उसका खंडन करता है। आरएसएस गांधी जी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि साहब वो हमारे लोग नहीं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वो आरोप संघ पे था। और आरएसएस के लोग क्या कह रहे हैं गांधी से आके कि हम भले ही अहिंसा को नहीं मानते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम कांग्रेस के नीचे काम करने वाले लोग ही हैं और कांग्रेस की कमान में। ये बात गांधी से कही जा रही है। और गांधी फिर ये कहते हैं कि अगर उनने ऐसा कहा है तो मैं उनकी बात को स्वीकार कर लेता हूं। और और आपने तो कपूर स्वयं वो कमीशन सब बताता लिखा। है कि वो जो लोग थे जो गांधी की सभा खराब करने गए थे, उनमें नाथूराम जी। गोडसे और आप्टे शामिल थे। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में ये बात निकल के आती है। और नाथूराम गोडसे, मुझे याद नहीं इसमें आ गया कि नहीं आया किताब में, सन 44 में जब गांधी जी सेवाग्राम से जिन्ना से बातचीत करने के लिए निकल रहे हैं और उनका पूरा घेराव कर लिया जाता है, उनके आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है कि ये निकल ना पाए, और गांधी निकलते हैं, तो वहां एक व्यक्ति खंजर लेके गिरफ्तार होता है, उसे पुलिस ले जाती है। और जब वो पूरा ये पूर्णाहुति में प्यारेलाल जी ने लिखा है, शायद इस किताब में मैंने रेफर किया है, तो वो उससे पूछता है कि भाई ये खंजर लेके तुम क्या करना चाहते हो? तो वो कहता है कि हमें गांधी जी की हत्या करनी है। तो वो जो पुलिस का अधिकारी है, वो उस व्यक्ति से कहता है कि भाई ये तो तुम क्यों उसमें बीच में आ रहे हो? गांधी जी और सावरकर दोनों बड़े नेता हैं, आपस में निपट लेंगे। तो वो कहता है इससे तो हमारे निपटने के लिए जमादार ही काफी है। तो वो जमादार जो खंजर लिए है वो नाथूराम गोडसे है। तो हत्या था नाथूराम वो। गोडसे को मैंने तो उसकी गांधी हत्या जी पर ही काम किया था, जी इसमें बहुत डिटेल से दिया हाँ है। हत्या था, जी और उसमें हाँ उसमें गोडसे भी शामिल था, उसमें आप्टे भी शामिल था। 7 बार मारने की जो कोशिशें हुई थी उसमें से 5 जी बार तो जी इन लोगों ने ही की थी। पुणे में जो बम फेंका गया था वगैरह वगैरह, और उसके बाद वहां हाँ जाके हाँ। कह रहे हैं कि हम आपके अंडर में काम करते हैं। ये दोहरापन तो कमाल का है। इसको नेहरू जी ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि, लिखा है भाषण में, नेहरू जी कहते हैं कि अगर आरएसएस का व्यक्ति कहे कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं, तो इससे आप ये यही अनुमान लगा सकते हैं कि उसे पूरब के अलावा बाकी 3 दिशाओं में ढूंढना चाहिए। हाँ, अगर वो ये कहे कि नेहरू ना जी को खाऊंगा बिल्कुल। ना खाने दूंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। खैर, जी जी तो जी। ये किताब अंत तक, जैसा कि जाहिर था, गांधी हत्या तक पहुंचती है। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो पिछला प्रसंग आपने दिया था उसमें प्यारेलाल को एक बार आपको जरूर कोट करना चाहिए था आरएसएस के संदर्भ में। ये मेरी सलाह होगी। गांधी जी जी ने आरएसएस की सभा में शामिल होने के बाद लौटते हुए कुछ लोग आरएसएस की तारीफ कर रहे थे, और जी उस समय जो कुछ कहा उसको प्यारेलाल ने नोट किया है, और वो जी। पढ़ना चाहिए, मजेदार है। नहीं अशोक जी, इसमें क्या है, ये वाला प्रसंग मैंने नेहरू मिथक और सत्य में ले लिया है। असल में 2 चैप्टर गांधी जी पे थे, तो उसमें बिल्कुल। थोड़ा सा आ गया था, तो मैंने उसको दोहराया नहीं। दोहराना और चाहिए, क्योंकि एक मैं जरूरी नहीं है कि जो पहली किताब पढ़े वो एक दूसरी सू, किताब भी पढ़े। अगली एक किताब सूचना लिखते और मैं समय साथ में, हमेशा सोचना चाहिए नए पाठक होंगे, नहीं मेरा नहीं, ये मानना है। मैं उसी पे आ रहा हूं
कि असल में 5-6 साल हो गए नेहरू जी वाली किताब को आए हुए, जी तो जी। गांधी जी पे एक साथ 2 किताबों पे काम हुआ है। एक अच्छा, गांधी मिथक और सत्य, और एक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो चलिए सियासत और चलिए, सांप्रदायिकता आपके सामने आ गई है। आज आपने शुरू में बिल्कुल, कहा, तो आज आपके यही शो पे क्या खुलासा बात करता है, हूं। क्या बात है। तो ये कार्यक्रम इस रूप में ये कार्यक्रम जो है वो जी ऐतिहासिक हो गया कि यहाँ पर नई किताब की जी घोषणा भी पीयूष बघेल ने कर दी। वो किताब आ रही है जी। गांधी मिथक और सत्य, मेरे और ख्याल से सत्य। उसी अंदाज में जिस अंदाज में नेहरू मिथक और सत्य लिखा गया जी था। ये जी बड़ी जी जी खूबसूरत खबर है, उस किताब का इंतजार रहेगा, और जब वो किताब आएगी तो उस पर हम फिर से एक बार बातचीत करेंगे। जी तो पीयूष भाई, ये किताब जो है एक शोध के चलते लिखी गई है, और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने इसको छापा है। लेकिन जी मुझे लगता है कि अमेजोन वगैरह पे आराम से किताब उपलब्ध है ये, जी जी और उपलब्ध है। सब डिस्क्रिप्शन में ये किताब का लिंक हम लोग दे देंगे, मैं दे दूंगा आपको। एक बात हमेशा याद रखिए कि व्हाट्सएप कौन भेजता है ये आपको कभी पता नहीं चलता है। व्हाट्सएप भेजने वाला स्रोत कहां से है वो आपको पता नहीं चलता है, तो कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है कि वो सच है या झूठ है, जहां आप पलट कर सवाल पूछ सके। जब पीयूष बबेले या अशोक कुमार पांडे या पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे लोग किताब लिखते हैं, तो एक ऐसी सरकार में जो जिसकी विचारधारा से हमारा मतभेद है, उस सरकार में हम किताब लिखते हुए अपना स्टैंड लेते हैं, और हम इसीलिए खड़े रह पाते हैं क्योंकि जो कुछ हम लिखते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो स्रोतों पर आधारित होता है, वो सत्य पर आधारित होता है। किताबें इसी रूप में, अगर कोई भी किताब पढ़िए, मैं कहता हूं उसका लिटमस टेस्ट होता है कि आप उसके स्रोत चेक कीजिए। अगर उन्होंने 100 संदर्भ दिए हैं तो रैंडमली 15 संदर्भ जाकर चेक कर लीजिए कि उसके आगे क्या लिखा है, उसके पीछे क्या लिखा है, और तब भरोसा कीजिए कि कोई किताब सही है या गलत। कोई किताब आपसे सच कहना चाह रही है या किसी एजेंडा पे। एजेंडा तो हर किताब का होता है। पीयूष बबेले का एजेंडा है गांधी के बारे में सत्य कहना। व्हाट्सएप का एजेंडा होगा गांधी को बदनाम करना। तो ये किताब हाईली रिकमेंडेड किताब है। मुझे लगता है कि जैसे नेहरू मिथक और सत्य खूब पढ़ी गई, पाठकों को ये किताब भी पसंद आएगी। बेहद आम भाषा में है। 12वीं पास आदमी जिसने हिंदी पढ़ना लिखना, अखबार जो पढ़ता है, क्योंकि अखबारों और पत्रकारिता की दुनिया से ही पीयूष भाई आते हैं तो वो भाषा उनको पता है। तो जो आदमी अखबार पढ़ सकता है वो आराम से इस किताब को पढ़ सकता है। रेफरेंसेस हैं, आप जाकर CWMD चेक कर सकते हैं, अंबेडकर को चेक कर सकते हैं, और आजादी की लड़ाई के दौरान सांप्रदायिकता की क्या स्थिति थी, और उस सांप्रदायिक माहौल में गांधी की पक्षधरता क्या थी। मुझे लगता है आम पाठक के लिए, उसको जानने के लिए ये किताब बेहद महत्वपूर्ण भी होगी और बेहद सुविधाजनक भी होगी। तो पीयूष भाई, इस किताब को लिखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए थोड़ा अलग से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मिलते धन्यवाद हैं धन्यवाद। अगली थैंक यू। किताब आने पर, फिर मिलते हैं। नमस्कार।